साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहिस। साथियों, पंजाब जोन के जो लोग हैं उनको बड़ी समस्या आ रही है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में बेल्स को लेकर, क्योंकि अभी रिसेंट जो ट्रेंड है उसमें एंटीसिपेटरी बेल तो बहुत कम है और जो रेगुलर बेल है वो तक नहीं मिल रही है, क्योंकि आप लोग जो है जल्दबाजी करते हो। तो जब हम लोग बेल को आर्ग्यू कर रहे हैं और बेल पिटिशंस पर एम्फेसाइज कर रहे हैं तो हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है कि हमें बेल जो है वो इजीली मिल जाए। साथियों देखो, जो रेगुलर बेल है जिसमें आप लोग गिरफ्तार हो जाते हो, ये लगती है सेक्शन 439 सीआरपीसी में। क्लियर है? गॉट द पॉइंट ना। इस तरह की बेल को जब आप मूव करते हो तो सबसे पहले आपको बेल मूव करनी पड़ती है ट्रायल कोर्ट में। और आपका ट्रायल कोर्ट कौन सा है? आपका स्पेशल कोर्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। कहीं जगह लोकायुक्त है, कहीं जगह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को पावर दे रखी है। जब ये बेलें जो है खारिज होती हैं तो अल्टीमेटली आप लोग मूव करते हो हाई कोर्ट में, और चार्जशीट से पहले जब ये मूव आप करते हो तो आपकी बेल हाई कोर्ट से भी नहीं हो पाती है, फिर आप दोबारा मूव करते हो। तो कुल मिला के हमें छोटी सी बात दिमाग में रखनी है कि जब भी हम बेल को मूव कर रहे हैं तो एक बेसिक प्रिंसिपल है कि द रूल इज़ ऑफ बेल नॉट जेल। इस पर हमको जो है एम्फेसाइज करना है। अब आप सबके माइंड में क्वेश्चन होगा, क्योंकि कुछ लोग आपको कह चुके होंगे कि जो भी करना है वो जज पर डिपेंड है, वकील पे क्या डिपेंड है। जज ने बेल देनी तो वो देगा, नहीं देना तो नहीं देगा, तो वकील क्या करेगा इसमें। साथियों देखो, अगर ऐसा होता तो फिर तो आप किसी मामले में बहस करो ही मत। तो अगर जज को न्याय करना है तो वैसे न्याय कर देगा वो। तो साथियों, न्याय करना नहीं, न्याय करवाना पड़ता है। गाय दूध देती नहीं है, दूध निकालना पड़ता है। तो साथियों बेसिकली जब कोई वकील कोर्ट में आर्ग्यू करता है तो उसको सबसे पहले प्रिपरेशन करना चाहिए एक प्रॉपर ड्राफ्टिंग का, और वहाँ पर ना केवल वकील, अभी तो क्लाइंट का योगदान भी जो है महत्वपूर्ण है। अब बेसिकली प्रॉब्लम क्या है इन द मैटर ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट कि आप तो कस्टडी के अंदर हो और आपकी कोई चर्चा जो है केस पर एडवोकेट से नहीं हो पा रही है। तो आप एक काम करा करो, अगर कोई आपका रिलेटिव अंदर है या आप भविष्य में इस व्यवस्था का शिकार हो सकते हो, तो अपनी एक पूरी बात कागज़ पर लिखकर जो है अपने रिलेटिव को दे दो, और वो रिलेटिव जो है वो बात एडवोकेट तक पहुँचाए। एक्चुअली होता क्या कि अंधाधुंध प्रिपरेशन करना और गलत बहस करना और आउट ऑफ ट्रैक जाके बहस करना भी एक महत्वपूर्ण कारण है बेल खारिज होने का। जब बेल कोर्ट जो है इंक्लाइन करता है तो कोर्ट को देखना चाहिए कि एक फॉल्स केस है और प्रथम दृष्टया रूप से उसमें कुछ क्रैक्स हैं। अगर वो क्रैक कोर्ट को दिखाई नहीं देंगे तो किसी भी रूप में आप बेल का केस जो है चॉकआउट नहीं कर पाओगे। मैं उदाहरण लूँ, अगर मामला धारा 7 है या धारा 8 या धारा 12 पीसी एक्ट का है या 120 भी आईपीसी का है, तो सबसे पहले देखना ये है कि जो एफआईआर दर्ज हुई है उसका बेसिस क्या है, उसका सोर्स क्या है। क्योंकि ऐसे कई मामले हैं जहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इफ़ द जेनेसिस और द सोर्स हैज़ बीन कंसील्ड और इट हैज़ बीन स्पॉइल्ड बाय द प्रोसिक्यूशन देन द बेनिफिट विल डेफिनेटली गोज टू द कंसर्न्ड अक्यूज्ड। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कितना उतावलापना जो है दिखाया, जिसको कहते हैं एंजाइटी फैक्टर। और एक बेसिक लॉ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो मामले करप्शन के हैं वहाँ पर जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए अथॉरिटीज़ को। अगर कोई मामले में एविडेंस नहीं है तो आप प्रीलिमिनरी इंक्वायरी होल्ड करो, और इंक्वायरी में एविडेंस आती है और उसका खंडन अक्यूज़ नहीं कर पाता है, देन यू हैव टू प्रोसीड फर्दर। तो क्या ऐसी जल्दबाजी आप वाले केस में हुई है नहीं हुई है, इस पॉइंट को भी आपको जो है ध्यान में रखना है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, नियम 47 सीबीसी की गाइडलाइंस। एक्चुअली कई ऐसे कानून हैं जहाँ पर कोर्ट ने माना कि गाइडलाइंस जो है वो इम्पेरेटिव है। अगर नियम 47 सीबीसी के तहत आपका स्पष्टीकरण नहीं लिया गया देन इट इज़ ऑल्सो अ प्लस पॉइंट, तो उसको भी आप प्लीड करो और अपने हर एक कंटेंशन को लॉ से जो है सपोर्ट करो। एक्चुअली 2 पन्ने की अर्जी बनाने से कुछ नहीं होगा, आपकी अर्जी बननी चाहिए एट लेंथ और सारे पॉइंट्स जो है कवर होने चाहिए। इसके अलावा जो एफआईआर है उसमें गलत चीज़ क्या लिखी गई है उसका भी स्पेसिफिक जवाब जो है इन लिमिने या इन शॉर्ट जो है आप जरूर दो। उसके लिए मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप अपने एडवोकेट तक कोई बात जो है पर्चे में लिख के पहुँचवाओ। अदरवाइज़ क्या होगा, आप अपनी बात पहुँचाओगे नहीं तो कोई रिलीफ जो है आपको नहीं मिलने वाला है, और फिर एडवोकेट अपने हिसाब से जो है डिफेंस लेगा और वो डिफेंस आपके लिए घातक हो जाएगा। क्योंकि एक बात समझ लो कि धारा 7 के जो मामले हैं वहाँ पर प्रिजम्पशन है धारा 20 का, तो जो भी स्टैंड आपने एक बार ले लिया उसको फिर आप बार बार चेंज नहीं कर पाओगे। तो बेल एप्लीकेशन जो लग रही है उसमें आपका स्टैंड क्या है, आपका क्या कहना है, वो वेरी मच क्लियर जो है रिकॉर्ड पर होना चाहिए। इसके अलावा साथियों जो बेसिक गाइडलाइंस है बार बार निकल के आई हैं उसको भी जो है आपको जोर देना है। और इसके अलावा कोशिश ये करें कि पंजाब जोन को देखते हुए, मैं पूरे भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, आप चार्जशीट के बाद जो है बेल मूव करें। इसमें शॉर्ट चांसेस रहते हैं बेल मिलने के, और 90% मैटर्स में चार्जशीट के बाद बेल हो रही है पंजाब हाई कोर्ट से। और मैंने रिसेंटली से कई ऑर्डर्स देखे जजेस के जिसमें वो लिखते हैं कि चार्जशीट फाइल हो गई है, लंबे टाइम से मुलजिम कस्टडी में है, टिल द एंटायर ट्रायल इट वुड नॉट बी फ्रूटफुल
टू कीप द अक्यूज इन द कन्फाइनमेंट। तो अगर ये स्थितियाँ हैं, ये प्लस पॉइंट है, तो इनको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। देखो व्यवस्था अपनी जगह ठीक है, पर व्यवस्थाओं के साथ साथ हमें थोड़ा सा क्लेवर भी रहना पड़ेगा। अगर आप बिना रिसर्च के, बिना ब्रीफिंग्स करे, बिना सिनॉप्सिस बनाए और आगे बढ़ गए तो फिर रिजल्ट्स नहीं आएंगे। अगर रिजल्ट शॉर्ट चाहिए तो आपको पहले तो सबसे पहले फैक्ट्स देखने हैं एफआईआर में क्या है, उसके बाद आपका खंडन, उसके बाद लीगल पोजीशन रिगार्डिंग द बिल, उसके बाद उस एरिया में ट्रेंड क्या चल रहा है। जैसे पंजाब जोन है उसमें ट्रेंड है आफ्टर चार्जशीट, तो उसको ध्यान में रखते हुए एक आधा ऑर्डर अगर कोर्ट का है तो उसको भी आप साथ में रख लें या उसको जो है कोर्ट आउट कर दें। और अंत में जो है आपकी प्रेयर वो होनी चाहिए स्पेसिफिक, तो यू कुड इजीली गेट द रेमेडी ऑफ बेल फ्रॉम द कंसर्न कोर्ट। और साथियों इसके साथ साथ कुछ मामले ऐसे भी जहाँ पर एंटिसिपेटरी भी दी गई है रिसेंटली पंजाब में, तो उसमें बेसिक प्रिंसिपल्स क्या लिए उन लोगों ने। उनका कहना था कि जहाँ पर कस्टोडियल इंट्रोगेशन नहीं चाहिए, या अक्यूज़ जो है कॉपरेट कर रहा है, या ऑलरेडी इंट्रीम ऑर्डर है, या किसी को अक्यूज़ को जो है बेल का लाभ है, तो वहाँ पर इजी गोइंग केस बनता है बेल का। तो इन बातों को ध्यान में रख लो, बाकी और कोई तकलीफ नहीं है। इजी गोइंग अपने केस पर एम्फेसिस करते हुए आगे बढ़ जाओ। अदरवाइज़ क्या होगा कि मनमाने तरीके से केस को बनाओगे या केस पे जो है वर्कआउट करोगे तो आपका नुकसान ही होगा, फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला आपको। तो मेरी इस सलाह को ध्यान में रखें, तरीके से बहस करें और अच्छा रिजल्ट जो है आपको मिल जाएगा। तो आप सबको शुभकामनाएं। साथियों मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।